हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की चर्चा की थी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है आपके हाइटलर एंड लंडन के द्वारा विकसित की गई थी और पॉलिंग ने इसमें सुधार करते हुए रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन दिया। तो पॉलिंग ने हाइटलर और लंडन द्वारा जो कैलकुलेटेड पोटेंशियल एनर्जी के मान में हाइड्रोजन की 2 अधिक आयनिक संरचनाएं 3 और 4 मानकर सुधार किया। तो पॉलिंग के अनुसार यदि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 किसी भी एक नाभिक से ही संबंधित हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 संरचनाएं और प्राप्त हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के लिए जब हाइड्रोजन अणु बनता है तो 4 संरचनाएं संभव है। पहली संरचना में क्या है कि जो है आपके पहला इलेक्ट्रॉन है वो Ha परमाणु से संबंधित हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो Hb परमाणु से संबंधित हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हो वो Ha परमाणु से और जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो Hb परमाणु से संबंधित हो। या हम कह सकते हैं तीसरी संरचना में जो कि आयोनिक संरचना है, यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है वो Ha परमाणु से संबंधित हो, ठीक है। और चौथी संरचना भी आयोनिक संरचना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन Hb परमाणु से संबंधित हो जाए, ठीक है। तो इस स्थिति में कोई एक परमाणु जो है उस पर ऋणावेश आ जाएगा जबकि दूसरे परमाणु पर धनावेश आ जाता है। यानी कि इस प्रकार से एक हाइड्रोजन अणु को हम 4 रूपों से प्रदर्शित कर सकते हैं और इनमें से किसी भी रूप का जो है स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। ये जो चारों के चारों संरचनाएं हैं वे हाइड्रोजन अणु की संरचना में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। तो हाइड्रोजन जो अणु है वो इन सभी संरचनाओं से ज़्यादा स्थायी है, ठीक है। यानी कि चारों रूप जो है वो हाइड्रोजन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को प्रदर्शित करते हैं और हाइड्रोजन परमाणु की नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न व्यवस्थाओं से ये बनते हैं। तो संरचना 3 में दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो Ha परमाणु के नाभिक से संबंधित है। अतः हम सिस्टम के लिए वेव फंक्शन psi3 को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। psi3 बराबर क्या हो जाएगा, psi1 psi2, यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है वो Ha परमाणु के नाभिक से संबंधित है। यदि दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है Hb परमाणु के नाभिक से संबंधित हो तो जो है वेव फंक्शन psi4 क्या होगा, psi4 होगा psi-b1 psi-b2, यानी कि वेव फंक्शन psi4 का मान होगा psi-b1 psi-b2, ठीक है। यानी कि अब परिणामी आयनिक तरंग फलन कैसे अपन ज्ञात करेंगे कि psi3 और psi4 का लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। तो परिणामी आयनिक तरंग फलन क्या होगा, psi आयनिक इक्वल टू psi3 प्लस psi4, या हम कह सकते हैं कि लैम्डा ब्रैकेट में psi-a1 psi-a2 प्लस psi-b1 psi-b। तो यदि हाइड्रोजन परमाणु के लिए psi कोवलेंट तथा psi आयोनिक साथ में लिए जाएं तो कुल तरंग फलन क्या हो जाएगा, psi-Vb बराबर psi कोवलेंट प्लस लैम्डा psi आयोनिक, ठीक है। जहाँ लैम्डा जो है वो मिक्सिंग कोफिशिएंट है जो ये बताता है कि कितना आयनिक तरंग फलन जो है वो वास्तविक तरंग फलन psi में जोड़ा जाए, ठीक है। यानी कि लैम्डा का मान अपन इस प्रकार से लेते हैं कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी हो उसकी वैल्यू निम्नतम प्राप्त हो। तो लैम्डा जो है आपके वो सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण की माप है, ठीक है। अब है आपके वाइनबॉम ने समीकरण जो आपके 63 आई है psi-Vb के लिए, वो उससे हाइड्रोजन की बंध लंबाई R0 का मान 0.78 एंगस्ट्रॉम तथा बॉन्ड एनर्जी का जो मान है 387.9 किलोजूल पर मोल ज्ञात किया, ठीक है। यानी कि तरंग फलन का और अधिक संशोधन जो है वो इलेक्ट्रॉनों के शील्डिंग इफेक्ट अर्थात नाभिकीय आवेश Z के स्थान पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का समावेश करके भी किया जा सकता है। अब हम जो है यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड मॉडल की। तो आणविक संरचना व बंधन के 2 समानांतर सिद्धांत, एक तो संयोजकता बंध सिद्धांत और एक आणविक कक्षक सिद्धांत प्रतिपादित हुए, जिसमें प्रत्येक में तो कुछ गुण है और कुछ डिफेक्ट है। तो दोनों ही सिद्धांत जो है वो सहसंयोजक बंध की व्याख्या करते हैं और दोनों ही सिद्धांतों के अनुसार परमाणुवीय कक्षक जो है वो अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ध्यान देने की बात है कि हमेशा बाह्य परमाणुवीय कक्षक के अतिव्यापन में भाग लेते हैं,
अंदर वाले परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, फिर यानी कि अतिव्यापन करने वाले जो परमाणुीय कक्षकों की सममिति और ऊर्जाएं भी क्या होती है, समान, तथा दोनों ही सिद्धांतों के अनुसार जो बॉन्ड है वो दिशात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व जो है वो परमाणुीय नाभिकों के बिल्कुल सेंटर में रहता है। ठीक है, अब जो है अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार दो परमाणुओं के संयोजकता कोश के दो परमाणुीय कक्षकों के संयोग से आणविक कक्षक बनते हैं, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार संयोजकता कोश के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुीय कक्षकों का संयोग होता है और दोनों परमाणुीय कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पेस फंक्शन आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो संयोजकता बंध सिद्धांत में रासायनिक बंध के पश्चात अणु में उपस्थित परमाणु अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हैं, जबकि अणुकक्षक सिद्धांतों में क्या होता है कि रासायनिक बंध बनने के पश्चात अणु में उपस्थित जो परमाणु है उनकी स्वयं की पहचान क्या हो जाती है, समाप्त। जबकि आणविक कक्षक पॉलीसेंट्रिक होता है और परमाणुीय कक्षक कैसा होता है, मोनोसेंट्रिक। यानी पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो बंध बनने के पश्चात इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक से अधिक नाभिकों से अट्रैक्टेड रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। तो एमओटी में रेजोनेंस की कोई थ्योरी नहीं है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अनुनाद को अपन महत्व देते हैं। उदाहरणार्थ हाइड्रोजन अणु के जो ग्राउंड स्टेट में बंधन को संयोजकता बंध सिद्धांत और आणविक कक्ष सिद्धांत से तुलना करें अगर हम, तो संयोजकता बंध सिद्धांत में प्रत्येक परमाणु आपस में मिलते हैं। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो आइडेंटिकल है, कोई इंडिस्टिंग्विशेबल इलेक्ट्रॉन है नहीं। ठीक है, तो अणु के तरंग फलन दो स्टेट फंक्शन साई A1 साई B2 और साई A2 साई B1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के समरूप है, जहाँ साई A व साई B दो परमाणुीय कक्षक हैं। ठीक है, यानी कि जो HA है उससे संबंधित वेव फंक्शन साई A है और HB परमाणु से संबंधित वेव फंक्शन आपके साई B है। ठीक है, यानी कि जब अणु बनेगा तो सिस्टम का वेव फंक्शन क्या होगा, साई A और साई B, यानी दोनों परमाणुओं के वेव फंक्शन जुड़ेंगे। तो यानी कि C1 साई A1 साई B2 प्लस C2 साई A2 साई B1। तो ये दोनों पद जो है वो बंध के सहसंयोजक गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एक समनाभिक अणु जैसे हाइड्रोजन अणु के लिए तो संयोजकता बंध तरंग फलन है, जिसे हम कहते हैं हिटलर लंडन तरंग फलन भी कहते हैं। जबकि आणविक कक्षक सिद्धांत में हम ये मानते हैं कि अणु में जो आणविक कक्षक होते हैं वे दो परमाणुओं के संयोजकता कोश के कक्षकों के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त होते हैं और रासायनिक बंधन के पश्चात प्राप्त अणु में उपस्थित जो परमाणु होते हैं उनकी व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं होती है, वो अपनी जो आइडेंटिटी है वो लूज़ कर देते हैं। अतः हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए आणविक कक्षक जो इलेक्ट्रॉन 1 और 2 से संबंधित है उनके लिए साई 1 और साई 2 के मान क्या होंगे, साई 1 का मान होगा C1 साई A1 प्लस C2 साई B1, जबकि साई 2 की वैल्यू क्या होगी, C1 साई A2 प्लस C2 साई B2। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन अणु के लिए ग्राउंड स्टेट में आणविक तरंग फलन क्या हो जाएगा, साई MO इक्वल टू साई 1 साई 2 ब्रैकेट में C1 साई A1 प्लस C2 साई B1 ब्रैकेट में C1 साई A2 प्लस C2 साई B2। तो अब इसको जो है कैलकुलेट किया तो जो पहले जो दो पद आए वो क्या है, तरंग फलन के सहसंयोजक गुण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो अंतिम दो पद है वो उस संरचना को बताते हैं जिसमें दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक A या फिर हम कह सकते हैं नाभिक B को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आयनिक संरचना को बताते हैं। ठीक है, यानी कि समीकरण 65 में आयनिक पद है ये आपके C1 स्क्वायर साई A1 साई A2 प्लस C2 स्क्वायर साई B1 साई B2, ये आयनिक संरचना को बताते हैं, ये आयनिक पद हैं। ठीक है, तो संयोजकता बंध सिद्धांत में समीकरण 64 में ये अनुपस्थित है, अर्थात संयोजकता बंध सिद्धांत में आयनिक पदों को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, जबकि अणुकक्षक सिद्धांत में सहसंयोजक और आयनिक संरचना दोनों को माना गया है। तो हाइड्रोजन अणु में
अणुकक्षक सिद्धांत से संयोजकता बंध सिद्धांत जो है वो सही परिणाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन अणु के लिए इन आयनिक पदों का कोई खास महत्व है नहीं, लेकिन जो हेटेरोन्यूक्लियर अणु है, यानी कि हेटेरोन्यूक्लियर अणु का मतलब यानी कि ऐसे अणु जो दो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, ऐसे परमाणु जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस पाया जाता है, तो इन आयनिक पदों का तब इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों परमाणु जो है हाइड्रोजन है और जो है दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, समान, इसलिए आयनिक पदों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब हेटेरोन्यूक्लियर आपके अणु है तो वहाँ पर आयनिक पदों का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो अपन उस कंडीशन में जो है इन आयनिक पदों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं और जो मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन है वहाँ पर इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो संयोजकता बंध तरंग फलन में आयनिक पदों का समावेश करके इनको हम संशोधित कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनने के लिए जो वैलेंस बॉन्ड मॉडल के द्वारा जो वेव फंक्शन निकल के आया था, अगर उसमें तो केवल कोवलेंट कैरेक्टर को ही इम्पोर्टेंस दिया गया था, अगर हम उसमें आयनिक कैरेक्टर को इंक्लूड करें तो जो है हाइड्रोजन अणु के लिए वेव फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, C1 साई A1 साई B2 प्लस C2 साई A2 साई B1 प्लस C3 साई A1 साई A2 प्लस C4 साई B1 साई B2, जिसमें से पहले जो दो पद है वो आपके कोवलेंट कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं और आखिरी के जो दो पद है वो आपके आयनिक कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि वैलेंस बॉन्ड मॉडल की तुलना में जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो